Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets. Welcome to online classes again. Myself, Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panuakil. Today, I'm here with you with the lecture number 3, chapter number 5, the culture of Pakistan. Dear cadets, as you know, that this is the third lecture of the chapter Culture of Pakistan, and the name of the topic that today we are going to discuss is the cultural heritage of Pakistan. When we talk about cultural heritage, so you must know what does the word cultural heritage mean. बेटा कल्चर कहते हैं आपकी सकाफत को, ठीक है, और हेरिटेज कहते हैं जो चीज आपको विरसे में मिली हो। तो कल्चरल हेरिटेज का क्या मतलब हुआ? सकाफती विरसा। अब आप कहेंगे विरसे में तो हमें प्रॉपर्टी भी मिलती है, विरसे में तो हमें पैसे भी मिलते हैं जो कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, ये वो हेरिटेज नहीं है, बल्कि ये जो हेरिटेज है, ये हेरिटेज है कल्चर की, ये विरसा है कल्चर का, ये विरसा है आपके ट्रेडिशंस का। ठीक है बेटा, ये विरसा है आपके कल्चर का और ये विरसा है आपके ट्रेडिशंस का। ठीक है, इसमें मनी और प्रॉपर्टी इस विषय में नहीं आती है। तो बेटा जब मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जब हम बात करते हैं कल्चर की, व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, इट मींस द ब्यूटी इन द सिविलाइजेशन, यानी आपकी जो सिविलाइजेशन के अंदर खूबसूरती है या आपकी जिंदगी को गुजारने का जो तरीका है, द वे ऑफ लिविंग और द ब्यूटी इन द सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज, या कल्चर इज कॉल्ड द कल्चर। ठीक है बेटा, ये क्या है? आपका कल्चर है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कल्चर भी बेटा आप खुद नहीं डेवलप करते, बल्कि आपको विरसे में, यानी आपका कदीम जमाने से जो चीज चलती हुई आ रही है, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता कल्चर भी, किसी का जो सकाफत होती है ना बेटा, वो भी हजारों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं किसी भी कल्चर को डेवलप होने में। और क्योंकि चीज वो विरसे में मिलती है, ठीक है, वो ट्रांसफर होती हुई आ रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, अब कल्चरल हेरिटेज में मैंने कहा कि वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, या फिर ब्यूटी इन द सिविलाइजेशन, यानी कि तहजीब, जो लोग पहले रहते थे उनकी जो खूबसूरती है, लोगों की जिंदगी गुजारने के तौर तरीके में जो खूबसूरती है, इस सारी चीज को मैंने नाम दिया कल्चर। क्या सिर्फ इसी चीज का नाम कल्चर है, या फिर और भी चीजें हैं? बेटा कल्चर सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं, बल्कि कल्चर के अंदर आपकी जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर में रहते हैं, उस घर को आप किस तरह डेकोरेट कर रहे हैं, यानी कि उसका एस्थेटिक सेंस क्या है आपका, यानी खूबसूरती, किस चीज को खूबसूरत करने का, नुमाया करने का जो अंदाज है आपका, वो भी आपका कल्चर है बेटा। इंटरटेनमेंट आपकी जो है वो भी आपका कल्चर है। आपके स्किल्स जो है, आपकी एक्सपर्टीज जो है बेटा, वो भी आपका कल्चर है। आपके बिलीफ जो है बेटा, वो भी आपके कल्चर का हिस्सा है। आपकी स्किल्स जो है, आपकी नॉलेज जो है, इवन आपकी जो नॉलेज है, यानी कि आपका जो इल्म है आपके पास बेटा, वो भी कल्चर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी कदीम जमाने में कुछ लोग आज से 50 साल, 100 साल पहले जो उन्होंने किताबें लिखी, वो भी वहाँ के उस कल्चर के मुताबिक उन्होंने लिखी। तो हम अगर उसको पढ़ते हैं और किसी शायर को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये शायर अच्छा उस जमाने का है, तो इसका मतलब ये है कि उस जमाने में भी जो इल्म था, इतना लोगों के पास मौजूद था। ठीक है, वो चीज हमें उस माहौल में, उस तारीख में ले जाती है। तो बेटा ये सारी चीजें जो है, ये जो चीजें हमें विरसे में मिलती हैं, ये क्या है बेटा? ये सारा कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, जब मुस्लिम्स, व्हेन द मुस्लिम्स entered into the subcontinent, ठीक है, they came from the different countries in 712 AD. Muhammad bin Qasim was the first Muslim who entered as a conqueror into the Sindh, दिस एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बेटा वो आया तो उसने अपने साथ वो रिच कल्चर, यानी उनके साथ जो दूसरे लोग भी थे, यानी अपने सारे कल्चर लेके आए, और वही कल्चर जो है उस, वो जो है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। कि उसने क्या किया, अच्छा वो जब आए तो उन्होंने पहला बुनियाद रखा, और उसके बाद मुसलमानों ने, जाहिर सी बात है, उसके बाद जो भी उनका सेंस ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई, कंस्ट्रक्शन की, जो उनकी पेंटिंग का सेंस था, ठीक है, कैलीग्राफी, यानी कि खूबसूरत लिखाई का जो सेंस था, या म्यूजिक का जो सेंस था, इन सारी चीजों ने हमारी कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान को डेवलप किया, फॉर्म किया बेटा। सबसे पहले चीज ये है कि हम बात करते हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर की। यानी आर्किटेक्चर कहते हैं बेटा, जो आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके डिजाइन को, ठीक है, उसकी इमेजेस या फैशन को, उसके जो है हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम आर्किटेक्चर,
which was very unique in its nature, and that was very much different from the Hindu architecture. And because how it was different, number one, Muslim buildings and their houses were very much spacious, वो बहुत ज़्यादा खुले खुले होते थे, and they were open to the lights, यानी लाइट आने की जगह भी उनमें होती थी। इसी से पता चलता है कि मुसलमान जो है वो ब्रॉड, क्योंकि स्पेशियस उनके घर थे, कुशादा घर थे, खुले घर थे, वो घर थे, तो इसलिए जो है मुसलमानों के जो माइंड्स हैं वो भी ब्रॉड माइंडेडनेस थी, यानी मुसलमानों को जो जहनी तौर पे मुसलमान थे वो बहुत ब्रॉड थे। और ओपननेस ऑफ इस्लाम, उनके अंदर इस्लाम की जो, जिस तरह एक इस्लाम जो है नाम है आज़ाद ख्याली का, वो नाम नहीं है कैद ख्याली का, तो बेटा ओपननेस ऑफ माइंड उनकी शो होती है, ओपननेस ऑफ इस्लाम इससे शो होती है उनकी बिल्डिंग्स को देखकर। हालांकि हिंदूज जो है उनकी बिल्डिंग जो है बहुत नैरो थी, ठीक है, कैद थी, क्लोज थी, और उनमें ना हवा के आने की जगह थी, ना ही सनलाइट के आने की जगह थी बेटा। तो इस तरह से मुसलमानों की बिल्डिंग्स या मुसलमानों का आर्किटेक्चर जो है हिंदूज के आर्किटेक्चर से डिफरेंट था। फिर मैंने कहा कि मुस्लिम्स की बिल्डिंग्स जो है वो बैलेंस थी, ठीक है, इस्लाम में जिस तरह बैलेंस की बात करते हैं, मैना रवि, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, इसी तरह मुसलमानों की जो बिल्डिंग्स थी या उनके हाउसेस जो थे बेटा वो भी बैलेंस थे, उनमें डेकोरेशन थी, अट्रैक्टिवनेस थी, लेकिन वो ओवर नहीं होती थी। ऑर्मेंटेशन जो है, ऑर्नामेंटेशन यानी कि डेकोरेशन जो थी उसकी बिल्डिंग की अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो ओवर नहीं थी, अपने लिहाज से टू द पॉइंट थी, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों के दौर में बेटा हमें कुछ अच्छी अच्छी खूबसूरत जो है मुख्तलिफ किस्म की, अगर हम मस्जिदों की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा, तो डूम कहते हैं बेटा गुम्बद को, मस्जिद में आपको पता है गुम्बद होते हैं। मुसलमानों के दौर में जो हमें मस्जिदें मिली हैं उनके गुम्बद बहुत खूबसूरत थे, अगर अंदर से देखें तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत थे, बाहर से जो लोग खड़े होकर उन गुम्बद को देखें तो बाहर से नज़ारा करें तो वो भी बहुत खूबसूरत है बेटा। इसी तरह से मुसलमानों के पीरियड में हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, ताजमहल जो आगरा में है, टॉम्ब ऑफ जहांगीर जो है जो लाहौर में है, या बादशाही मस्जिद जो है वो भी लाहौर में है बेटा। ये सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो कि शो करती हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टॉम्ब ऑफ जहांगीर एट लाहौर, यानी कि जहांगीर की जो बेटा मज़ार है जो कि नूर जहां उनकी वाइफ जो थी उनकी डायरेक्शन पे बनाई गई थी, ठीक है, जहांगीर के लिए, ठीक है, या जहांगीर के नाम से, ठीक है, वो टॉम बनाई, टॉम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का जो मज़ार बनवाया था नूर जहां उनकी वाइफ ने। सिखों ने जब रूल किया सब कॉन्टिनेंट में बेटा, तो क्या किया उन्होंने, काफ़ी हद तक इसको डैमेज किया, इस टॉम को, ठीक है, इस मज़ार उनके मज़ार को, लेकिन फिर भी उसका जो लुक है, उसका जो नज़रिया है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, क्योंकि उसमें इस तरह के मार्बल्स और डिज़ाइनिंग की गई है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसमें टाइल इस तरह के लगे हुए हैं। फिर अगर हम बात करें फोर्ट ऑफ लाहौर, रॉयल फोर्ट लाहौर, यानी जो किला है लाहौर का बेटा, वो बनाया तो अकबर ने था, ठीक है, लेकिन शाहजहां और औरंगजेब ने वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है बिल्डिंग्स बनवाई। उसमें शीश महल जो है मेका जो है वो बहुत मशहूर बिल्डिंग है बेटा, वो जो है वो कहाँ है, लाहौर फोर्ट में है, लाहौर के किले में है। फिर मैं बात करूँ अगर बेटा कि रॉयल मॉस्क लाहौर, अगर मैं मॉस्क ऑफ लाहौर की बात करूँ बेटा, जो मस्जिद है लाहौर में, जो मस्जिद है बेटा वो बेटा बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस यानी खुली और बहुत बड़ी भी है, ठीक है, और उसमें जो है वो रेड पत्थर यानी कि लाल पत्थरों से वो बनी हुई है, उसके जो मार्बल्स हैं, ठीक है, मार्बल का इस्तेमाल हुआ हुआ है उनके गुंबद में उसके, ठीक है, जो लाहौर की मस्जिद है बेटा। फिर मैं अगर बेटा बात करता हूँ तो वजीर खान मॉस्क लाहौर, लाहौर में एक वजीर खान के नाम से एक मॉस्क है बेटा, उस वो भी जो है बहुत मशहूर है अपने आर्ट और डिज़ाइनिंग के, आर्किटेक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें भी बहुत कलरफुल और डिज़ाइन जो है इन्वॉल्व है। फिर मैं अगर जामिया मस्जिद ठट्टा की मैं बात करूँ तो बेटा ठट्टा यानी सिंध की जो हिस्टोरिकल मॉस्क है, तारीखी जो मस्जिद है बेटा सिंध की, वो है जामिया मस्जिद ऑफ ठट्टा, ठीक है, और वो जो है शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है, उसके भी कलर्स की वजह से, उसके डिजाइन की वजह से, टाइल के जो डिजाइन है बेटा वो उसकी अट्रैक्टिवनेस और खूबसूरती को जाहिर करते हैं। फिर मैं मोहब्बत खान मॉस्क ऑफ पेशावर बेटा, ये इस मस्जिद की इंपॉर्टेंस जो है वो पूरे जो मुगल पीरियड है, ठीक है, उसकी ग्रेटनेस या प्रोमिनेंट बिल्डिंग को शो करती है। सबसे ज्यादा जो नुमाया जो बिल्डिंग बेटा है वो मोहब्बत खान मॉस्क ऑफ पेशावर जो है, वो एक बेहतरीन जो है बेटा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, प्रोमिनेंट बिल्डिंग ऑफ द मुगल एम्पायर को शो करती है बेटा वो। इसी तरह से दूसरे भी शालामार गार्डन, ठीक है, और दूसरी भी बहुत सारी जो है वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं बेटा। बात करते हैं पेंटिंग की, जो कि मुगल दौर में या मुस्लिम रूल में, मुस्लिम टाइम पीरियड या पाकिस्तानी कल्चर को अगर हम डिस्कस करें तो पेंटिंग को देखेंगे, पेंटिंग का क्या सेंस था उस वक्त के मुसलमानों में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि मुसलमान जो हैं जब बगदाद से आए, यानी कि इराक इज द कैपिटल ऑफ, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, ठीक है, और व्हेन द मुस्लिम केम फ्रॉम दी बगदाद, ठीक है, दे केम इनटू द साउथ एशिया, तो
they brought some new things with them, which were for example जो घर थे उसमें चार दीवारी यानी वॉल्स कैसे लगाई जाए, वो उसका आर्ट उन्होंने सीखा वहाँ से। फिर रूफ जो है, हमारी छतें जो हैं बिल्डिंग की, उसका जो आर्ट था वो भी उन्होंने वहाँ सीखा। और ये तमाम की तमाम जो बेटा चीज़ें हैं, जो दीवार या रूफ जो हैं, यानी कि हमारी जो दीवारें हैं या छतें जो हैं, उन पे पिक्चर्स की डेकोरेशन यानी पिक्चर्स जो बनाई जाती थी उसकी डेकोरेशन तो वो वहाँ से बगदाद से सीख के आए थे। लेकिन मुसलमानों के टाइम पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो क्या पेंटिंग को ग्रेजुअली जो है रूफ पर और वॉल्स पर पेंटिंग करने का जो फन है बेटा वो भी सीखा। ठीक है, यानी कि पहले जो है पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मुसलमान जो अपने साथ चीज लाए थे वो दीवारों पर और रूफ पर जो है किसकी बिल्डिंग्स और पैलेसेस यानी महलों की और बिल्डिंग की जो थी रूफ थी या वॉल्स थी, पीपल यूज टू डू फ्लावरल डिजाइन यानी फ्लावर डिजाइन जो थे वो फ्लावर के डिजाइन से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, लेटर ऑन व्हाट हैपेंड बेटा कि वहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हुमायूं की। वो तो इतनी ज़्यादा पर्शियन पेंटर्स को मतलब पेंटिंग को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि अपने साथ वो हुमायूं ब्रॉट विद हिमसेल्फ टू पर्शियन पेंटर्स, वन नेम वाज मीर सैयद अली तबरेजी एंड अदर्स नेम वाज ख्वाजा अब्दुल समद। Okay, and so we can see how much he used to love the painting, the art of painting. Then if we talk about Akbar, Akbar was also very much interested and he greatly supported, patronized means supported the art of paintings. Okay, and in the time of Akbar there were a number of buildings that were decorated and many buildings were decorated, public buildings were decorated at the time of Akbar. Then we talk about Jahangir. Beta Jahangir was greatly the supporter of the painting, and he had a that great sense of the painting that whenever he used to see any painting, जब भी वो किसी पेंटिंग को देखते थे, he was able to name that painting, that such a painting belongs to whom, यानी कि उनको पता चल जाता था कि किस बंदे ने ये पेंटिंग बनाई है। इतना ज्यादा उनको सेंस मौजूद था पेंटिंग का बेटा, इतनी ज्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट था। फिर हम बात करते हैं बेटा म्यूजिक की। इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक, सो मुस्लिम ट्रेडिशंस ऑफ म्यूजिक इज ग्लोरियस, यानी मुसलमानों की जो है कल्चर में जो है ट्रेडिशन में बेटा क्या चीज हमें मिलती है, पेंटिंग भी हमें मिलती है। बेटा क्या हुआ कि मुसल और एंड हाउ मच मुसलमानों के जो बेटा जिस तरह पेंटिंग मिलती है मुसलमानों के कल्चर में, इसी तरह म्यूजिक भी मिलती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूजिक वी कैन सी दैट देयर वर टू इम्पोर्टेंट thinkers at that time who wrote two books. One's name was Farabi and other's name was Ibn Sina. They wrote the two books on the subject of on the topic of music. And in the Muslim time period there were several instruments that were for example that were established or that were developed, like sitar, dilrubai, shehnai, sur, रबाब। ये सारे बेटा जो थे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे के सारे जो है वो कब बने, मुस्लिम टाइम पीरियड में बने। फिर कवाली जो है इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई मुस्लिम गैदरिंग्स में, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। म्यूजिकल गैदरिंग्स जो थी मुसलमानों की उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर थी कवाली। ठीक है बेटा, और अमीर खुसरो वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द मुस्लिम पीरियड। अमीर खुसरो का बेटा बहुत नाम मशहूर है कि वो जो है ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ मुस्लिम पीरियड। सो वी कैन सी हाउ what to what level the Muslims or the Mughals had the taste for the music. Uh, and one thing more which is important, music was considered the important symbol of civilization during मुगल पीरियड। यानी मुगल पीरियड्स के दौर में जो म्यूजिक है बेटा उसको क्या समझा जाता था कि ये एक तहजीब का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हेडिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैलीग्राफी। बेटा कैलीग्राफी क्या है, खूबसूरत लिखाई को कहते हैं हम कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी जो है उसमें मुसलमानों को मुस्लिम्स हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट और दे यूज्ड टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलीग्राफी। वन रीजन फॉर देयर इंटरेस्ट वाज देयर डीप अटैचमेंट टू द होली कुरान। आपको पता है कि कुरान पाक भी शुरू में खूबसूरत लिखाई से, हाथ की लिखाई से लिखा गया, एंड नाउ डेज वी सी द होली कुरान इज प्रिंटेड विद द using the it is in the printed form. Initially it was in the handwritten in the form of calligraphy. So if we talk about the Aurangzeb Alamgir, he was the last a powerful Mughal ruler who practiced the art of calligraphy. Okay. After the after what happened, why he was last to practice the calligraphy, because after the Mughal empire the Muslims lost their political rulership, political ruling they lost, because there at the local or at the internal level there used to be the Marathas, Jats, Sikhs and Rajputs who used to attack onto the subcontinent, and who used to disturb the political ruling of the Mughal emperor. And at the international level
at the foreign level, there used to be the Dutches, French, Portuguese, and English people, okay, who used to disturb the political control or ruling of the Muslim. And as a result of which the Muslim lost their political power. And when they lost their political power, it was very difficult for them to have the same control over the cultural institution. They started to lose their cultural institutions as well. Shah Waliullah, who was great reformer of the Muslim period, he came forward and he not only tried to bring back Muslims their political ruling, but he also wanted to save Muslim history and culture. So for the reason, he also wrote a letter to the Ahmad Shah Abdali, who was a ruler in the Afghanistan, and he asked them to fight against the Shah Waliullah asked the Ahmad Shah Abdali to fight against the Marathas. So Ahmad Shah Abdali in 1761 he defeated the Marathas, but even though the Muslims could not get their political control back because Britishers had already come. Uh, because the Britishers were already invading or already had controlled much of the subcontinent's political. They have got much of the political control. In later on, we see that Sultan Hyder Ali and Tipu Sultan of Mysore, Tipu Mir, such people had a great control over the. You can say they all had the great control over over the things over the they also greatly waged wars against the people who used to come to disturb the political control of the Muslim. But in at the last time or the last time when the Muslims struggled to bring back their political control, economic control, or cultural control, they fought a war against the Britishers in 1857, but they failed. And when they failed, as a result of which the Muslim had to face great difficulties. What happened when the Britishers came with their colonial system? They suppressed the local culture, यानी कि लोकल जो कल्चर था, तहजीबें थी, लोकल लोगों की सोशल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको बिल्कुल जो है उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और फिर हिंदूज की जो हम रियलिटी देखते हैं कि हिंदू हैड यूज्ड टू हैव हैड अ ग्रेट अलायंस, यानी हिंदूज जो है फ्रेंडली बन गए थे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। तो उनके अपने जो कल्चरल या सोशल इंस्टीट्यूशन है वो तो डेवलप हुए, लेकिन मुसलमानों को क्योंकि अब वो अपना एंटी समझते थे अंग्रेज, तो द मुस्लिम्स कुड नॉट डेवलप देयर cultural or social institutions. And as a result of which, Sir Sayyid Ahmad Khan came forward. He asked the Muslim to go for the education first, leave the politics, and for this reason, he established the Aligarh College, which later on became the university as well, known as the Muslim University. And also, the Hindus started different extremist movements. The names of the movements were, for example. The names of the movements were, for example, Shuddhi movement, Sangathan movement, and Arya Samaj. And also there were the Christian missionaries. And Christians जो थे उनके जो missionary उनके जो लोग थे, they also tried to forcefully convert the Muslims into the Christian in the religion of Christianity. So this was the problem. Later on, there was the establishment or the foundation of the Jamia Milli Islamia was laid in 1920. Jamia was had a great importance because it gave training in various profession to the people. It used to give training to the people not only on the religion side, on the religious side, but also used to give teaching or the training to the people or in different subjects. So this was how the Muslim had lost their rule. Realizing all such things, Allama Iqbal, in his address in 1930, came forward and he tried his level best to. Initially, Allama Iqbal tried to raise the Muslims, to bring Muslims back and to awaken them from their deep slumber. जो गहरी नींद में slumber था, यानी कि deep गहरी नींद में मुसलमान थे, उनको awaken करने की कोशिश की अपनी शायरी के जरिए। और फिर 1930 में, in 1930, अल्लामा इकबाल in his Allahabad address in 1930, he demanded for the Muslims a separate Islamic state. So he said the Muslims cannot live with the Hindus, and Muslims are different on the basis of their culture, religion, traditions, philosophy, and everything of the Muslims was different from the Hindus. So for such reasons, he demanded a separate state for the Muslims. And such a great idea was accumulated or was materialized
by the great leadership of the Qaid Azam. So later on, we saw that Pakistan was created, and you can never say that from the 1857 till the time of 1947, the Muslim did not face any difficulty, but rather Muslim had to face difficulty in at every moment, at every episode we saw in the history from 1857 to the 1947. The Muslim was struggling, and the result, the fruit that Muslims enjoyed was on 14th of August 1947, when Muslim got their separate homeland. By getting the new country, by getting their independent new country, they did not only save their history, but they also saved their culture, their traditions and customs, and which we even are enjoying today in the modern time or in the current time. But this was all about the today's cultural heritage of Pakistan topic. I hope you must have understood it. Uh, if you find any query, you may ask me in the next class. Till then, thank you. Allah Hafiz.